जो स्टूडेंट्स इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द स्वीटेस्ट शुगर? ये एक सर्वहारी क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा? आप बोलोगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा सही अभिक्रिया उत्पाद है? देखो ये है ग्लूकोज, ठीक है, और HiO3 के 3 अणुओं के साथ क्रिया करता है। ग्लूकोज 12th क्लास में आपने भर भर के पढ़ रखा है, हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में थ्योरी तो आप पढ़ोगे नहीं, केवल MCQ ही देख के जाओगे। तो 12th क्लास में जो आपने पढ़ रखा ना ग्लूकोज के रासायनिक गुण, वहाँ पे ये वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी। तो जब भी ग्लूकोज HiO3 के 3 अणुओं के साथ क्रिया करता है तो 5 फार्मिक एसिड के अणु बनते हैं और एक अणु बनता है फार्मेल्डिहाइड का। ए पे टिक लगा दो, ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्लस एल्डिहाइड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेगन क्रियाविधि किससे संबंधित है? यानी कि वेगन मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू फिशर मैकेनिज्म से या फिर आमादोरी मैकेनिज्म से, ए और बी बोथ या नॉन? अब अधिकांश बच्चे का अंदाज़ा ये होगा कि यार ये ए और बी दोनों सही हैं, है ना। अगर अरे यार टीचर लोग बता देते हैं कि यार ये जो जिसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ हो ना, टिक मार देना, वो सही होता। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी होता, कभी कभी नहीं होता। यहाँ पर जो बी नंबर है ना, वो आमादोरी पुनर्विन्यास, ये राइट ऑप्शन है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा एक बार पढ़ो प्यार के साथ में। निम्न में से कौन सा एक ग्लूकोज का एपीमर होगा? तो ग्लूकोज का एपीमर पिछले लेक्चर में मैंने भर भर के आपको पढ़ाया है, ग्लैक्टोज होता है, याद कर लो। ग्लूकोज का एपीमर कौन सा होता है? ग्लैक्टोज होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आपको बस बताने की देर है, समझाने की देर है, समझ तो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि कैसे सिद्ध करोगे, क्वेश्चन समझो यार, कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप दोनों होते हैं इस नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया से? जब ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होता है, कहने का मतलब ये है, बस यही है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक एसिड द्वारा होता है तो सैकेरिक अम्ल बनता है। ये ध्यान देना इस चीज़ पे। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप अगर पहचानना है तो क्रिया करवा दो नाइट्रिक अम्ल के साथ। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया दमदार टिकाऊ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से कौन म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता? विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन? सुक्रोज ही एक ऐसा यौगिक है जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। देख लो कहाँ पर है सुक्रोज, एक कहाँ है मेरा भैया, ये आएगा डी पे टिक लगा दो आप। डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ओके सर, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। इन्यूलिन होता है, इन्यूलिन इज या एन? अब भैया अगर वॉवेल्स पहले अक्षर का पड़ेगा तो एन लगाना पड़ेगा। तो इन्यूलिन होता है एक ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, होमोपोलीसेक्राइड या हेट्रोपोलीसेक्राइड? यहाँ सी पे टिक लगा दो, होमोपोलीसेक्राइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ा दो सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एरेविनोस जिसमें कार्बन एटम की संख्या 5 होती है, अगर आपने एरेविनोस को ग्लूकोज में ट्रांसफ़र किया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो वो किस मेथड द्वारा होगा? कहने का मतलब ये, एरेविनोज का ग्लूकोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? कन्वर्जन ऑफ एरेविनोज इनटू ग्लूकोज ऑक्यूर्स बाय, तो ये देख रहे हो किलियानी फिशर सिंथेसिस, इसके द्वारा जो होता है आप एक कार्बन बढ़ा सकते हो, क्योंकि एरेविनोज में 5 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 होते हैं। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप किलियानी फिशर सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हो। और कार्बन को कम करना है, अगर ग्लूकोज को एरेविनोज में चेंज करना, तो भाई साहब नीचे देख रहे हो डी नंबर, रफ डिग्रेडेशन, ये यूज़ होता है। ठीक है, वो एक कार्बन कम कर देता है, ये वाला रफ डिग्रेडेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ग्लाइसिन और अलेनिन, अलेनिन लिखा है, एलेनिन होना चाहिए था, एलेनिन लिख दिया बेटा। हिंदी में ये टीचर लोग बड़ी गलती करते हैं, ध्यान देना। हाउ मैनी डिफरेंट पेप्टाइड्स कैन वी, ठीक है, सिंथेसाइड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो ग्लाइसिन और एलेनिन से कितने अलग अलग पेप्टाइड्स को संश्लेषित किया जा सकता है? आप बोलोगे सर 4 पेप्टाइड्स को अलग अलग संश्लेषित किया जा सकता है। यहाँ पर आप डी पैटिक लगा दो 4। ओके, अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा बेटा आराम से सो सांस ले लो, पानी पानी पी लो, पास में रखा होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन बनाता है? तो ये जो एमिनो एसिड होता है जिसमें एक कार्बन एटम से COOH समूह भी जुड़ा होता है और NH2 समूह भी जुड़ा होता है, बस वही एमिनो एसिड होता है। कभी कभी पूछ लेता है सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। समझ गए? बहुत क्वेश्चन पूछता है यार, सारे लेक्चर पढ़ के जाना मेरे वाले, सारे क्वेश्चन आपके पढ़ आएंगे। चलिए यहाँ सी पे टिक लगा दो, यही है हमारा एमिनो एसिड, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि ग्लाइसिन नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया कर बनाता है। अरे यार ग्लाइसिन है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO2 के साथ जब क्रिया करेगा तो भैया ये ग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। ओके सर, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल अधिक अम्लीय होगा? हालांकि चारों के चारों, ये वाला देख रहे हो, ये आर्जिनिन, आर्जिनिन जो होता है वो अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड होता है, यानी कि सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? हालांकि ग्लूटामिक अम्ल जो है ना, ग्लूटेमिक अम्ल, ये भी अम्लीय एमिनो एसिड होता है। और जो ये बी नंबर देखते हो एस्पार्टिक एसिड, ये भी अम्लीय एमिनो एसिड होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये तुम देख रहे हो बी नंबर एस्पार्टिक एसिड, यही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। ओके, निम्न में से कौन सा सेंगर अभिकर्मक है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सेंगर रिजेंट? तो सेंगर रिजेंट जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ यार, फटाफट, कैसे आदमी हो यार, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो? 10 बार का आपका पढ़ाया, हर एक लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन जरूर लिया है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, याद हो गया, सेंगर रिजेंट आता है पेपर में, आता रहेगा, ओके, हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। प्रोटीन में एमिनो एसिड इकाइयों की 3D व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वार्डनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ना, उसको प्रोटीन की इकाइयों की 3D व्यवस्था कहा जाता है। किसको? टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी कि तृतीयक संरचना को। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। न्यूक्लियोटाइड रखता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो ऑलवेज न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट इकाई, या आप बोल सकते हो नाइट्रोजन क्षार या क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट इकाई को, क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड रखता है, देखो शुगर भी रखता है, प्यूरिन भी रखता है, पिरीमिडीन्स भी रखता है। आप तुम सोच रहे होगे प्यूरिन और पिरीमिडीन्स क्या बवाल है? ये नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के, एक तो होता है पिरीमिडीन, दूसरा होता है प्यूरिन। पिरीमिडीन भी 2 प्रकार के, एक एडेनिन और एक थाइमिन। और पिरीमिडीन भी 2 प्रकार के, यानी कि पिरीमिडीन 2 प्रकार के, कौन कौन सा? साइटोसिन, एक तो एडेनिन होता है, एक थाइमिन होता है। और प्यूरिन भी 2 प्रकार के, एक साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये सब आपने पढ़ रखे हैं ठीक से। तो ये जो प्यूरिन्स होते हैं ना, और जो ये पिरीमिडीन्स होते हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। अब यार नीचे शुगर प्लस प्यूरिन्स है, उससे सी नंबर पे शुगर प्लस पिरीमिडीन्स है। तो यहाँ पे ना ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। शुगर, DNA में पेंटोस शुगर पाई जाती है। प्यूरिन 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। पिरीमिडीन्स भी 2 होते हैं, साइटोसिन होता है, एक थाइमिन होता है। DNA में है ना, ये पढ़ाना आपने। और जो RNA होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पे टिक लगा दो बेझिझक, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। 16वां देखो, ड्रग शब्द, ड्रग शब्द से व्युत्पन्न है जो कि एक है। ड्रग जो होता है ना, ये फ्रेंच शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? फ्रेंच शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, जो ये विच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई एसिड प्रेजेंट इनटू टोबैको मोज़ेक वायरस। अरे यार
टोबैको मोज़ेक वायरस में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? आरएनए पे टिक लगा दो, आरएनए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सबको फुल फॉर्म याद है, सारी कहानी याद है। 18वां देखो, डीएनए के गुणन को कहा जाता है, भाई गर्मी बहुत हो रही है यार, आज गर्मी बहुत है आज। डीएनए के गुणन को कहा जाता है रेप्लिकेशन। ये बी पे टिक लगा दो, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बड़े इजी लग रहे होंगे आपको, लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? ना पढ़ने वाले के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, सारे के सारे अक्षर डिफिकल्ट लग रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, है ना? और पढ़ने वालों के लिए सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोशिका का केंद्रक के संश्लेषण का स्तर है। कोशिका का केंद्रक के संश्लेषण का स्थल है। तो ये जो 19वां है हमारा, जो 19वां है यार, ये एमआरएनए, डीएनए या टीआरएनए, तीनों के तीनों होते हैं। डी पे आप टी लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20, आनुवांशिक जानकारी को नाभिक से कोशिका के कोशिका द्रव्य में किसके द्वारा ले जाया जाता है? कितने अंदर का क्वेश्चन पूछा है। अगर पूछता ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए किस कारक का यूज़ होता, तो आप डीएनए पे टिक लगा देते। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के द्वारा जाती हैं, लेकिन ये एक ही सेल के भीतर की बात चल रही है। एक क्वेश्चन को समझो यार, कभी जल्दबाजी में डीएनए ठोक दो। यहाँ पर बी पे टिक लगा देना, आरएनए इज ए राइट ऑप्शन। यही क्या करता है, आनुवांशिक जानकारी को नाभिक से साइटोप्लाज्म तक लेकर जाता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कौन लेकर जाता है? आरएनए लेकर जाता है, एक सेल के अंदर ही अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। अच्छा ये बताओ, डीएनए के नाइट्रोजन क्षार को, अब डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? मैंने बता दिया आपको, 4 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये पता है ना, कंप्लीटली राइट। अब इनमें कहीं फास्फोरस प्रेजेंट होता है? आप बोलोगे सर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये फास्फोरस है ना, ये नहीं होता, बाकी नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता। फास्फोरस जो होता है वो फास्फेट इकाई में पाया जाता है, और डीएनए में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप फास्फेट इकाई कहते हो, H3PO4। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। डीएनए और आरएनए के बीच समान पदार्थ होता है, फास्फेट इकाई H3PO4, ये समान पदार्थ होता है। ए बी पे टिक लगा दो, फास्फेट समूह। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा फटाफट तेजी से अगला क्वेश्चन बताओ। डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम दिया था, पढ़ाया क्वेश्चन है आपके, बड़ा भर भर के पढ़ के आ रखे हो आप लोग। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। सल्फोनामाइड्स के रूप में प्रयोग होता है। आप बोलोगे सर सल्फोनामाइड्स के रूप में, ऑलवेज सल्फोनामाइड जो होता है, सल्फोनामाइड के रूप में प्रयोग होता है रोगाणुरोधी। रोगाणुरोधी जो होते हैं ना, ये सल्फोनामाइड के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ओके सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है 25, ये 25 क्वेश्चन देखो, रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच के लिए सही चिन्ह है। रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच के लिए सही चिन्ह है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बता दिया आपको। ये वाला सी नंबर, जिसको आप मैथ में या का बोलते हो, या करके, तो ये वाला चिन्ह होता है। सी पे आप टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। चलिए 26 देखते हैं। एसाइक्लोविर, हाँ, एसाइक्लोविर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए पे टिक लगाओ, प्रति विषाणु इज अ राइट ऑप्शन। अबे क्या है ये? एंटीवायरल। देखो हिंदी में पढ़ने में कितनी दिक्कत लगेगी आपको, प्रति विषाणुज, और इंग्लिश में देखो एंटीवायरल, ऐसे बोल दोगे नहीं बोल दोगे? तो एंटीवायरल इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, डीडीटी प्राप्त होता है, फटाफट जल्दी से। डीटी पाउडर आपने देखा है? अरे मार्केट में मिल जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन प्योर डीटी पाउडर नहीं होता, मिलावटी होता है। सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, कीड़े खेती वगैरह में इसका यूज़ होता है। जैसे नालियाँ होती है ना, नालियाँ, तो कभी कभी नालियों के किनारे पे जो ये वर्कर होते हैं, ठीक है, टाउन वाले, ये क्या करते हैं, पाउडर नालियों के ना साइडों से छिड़क देते हैं, जिनमें से अजीब टाइप की खुशबू आती है। ये कभी तुमने देखा होगा पाउडर। तो ये कीड़ों को, नालियों में जो कीड़े वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, उनको ख़त्म करने के काम में आता है। ठीक है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए आप डीडीटी का यूज़ कर सकते हो। डीडीटी आपने बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ भी रखा और देख भी रखा है सबने, सफ़ेद रंग का होता है ये। तो ये क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को गर्म करने से बनता है। जब आप क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को क्लोरल के साथ गर्म करोगे तो आपका डीडीटी बन जाएगा, P, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28।
निम्न में से कौन शरीर में औषधि की क्रिया के लिए लक्ष्य अणु नहीं है? विटामिन जो है ना, ये कभी भी लक्ष्य अणु नहीं बनता। विटामिन अलग चीज़ नहीं यार, विटामिन कभी लक्ष्य मॉलिक्यूल नहीं बनता। अगला क्वेश्चन 29, एस्पिरिन की संरचना है। क्या बोलोगे सर, एस्पिरिन की क्या संरचना है? एस्पिरिन की संरचना जो तुम ये देख रहे हो ना, सी नंबर, यही जो है वो एस्पिरिन की संरचना है, याद कर लो। ठीक है, एस्पिरिन की संरचना याद कर लो ठीक से कि यार एस्पिरिन की संरचना कौन सी है। ठीक है, हो गया याद। तो 29 का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरासीटामोल आ गया हमारा, वाह क्या बात है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल इज़, सबको दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ कट तो नहीं रही है, फिलहाल देख लो। तो जो पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली होती है, डी पे आप टिक लगा दो, ये वाली। ठीक है, कभी कभी इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये जो पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर है ना, वो ये वाली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम, देखो तीनों के तीनों एंगल बराबर नहीं है 90 डिग्री के, अरे आपस में भी बराबर नहीं है, 90 के नहीं, तीनों के तीनों बराबर भी नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये कहानी जो होती है ना, वो डी में पाई जाती है, ट्राई क्लिनिक में। याद कर लो ठीक से, जो तेरी अंताक्ष जो वो होता है ना, सिस्टम होता है, उसमें जो है ये कंडीशन पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखो मिलर इंडाइसिस क्या होगा जिसे समतल का ब्रेविस सूचकांक 2200 है, यानी कि मिलर सूचकांक क्या होगा? व्हाट विल मिलर इंडाइसिस ऑफ द वाइस इंडाइसिस ऑफ ए प्लेन आर 2200? तो बी पे टिक लगा दो, 110 इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसमें 00 कर दिया, 10 करना चाहिए था इनको। 33 देखो, ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? आप बोलोगे सर 14 होती है, ये तो आप क्लियर बता ही दोगे कि यार ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 34 है, विरेक का समीकरण है एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये वाला एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। 35 देखते हैं, रंजक होते हैं जो डाइस होती हैं ना, जिनके द्वारा कपड़ों को रंगा जाता है। अरे आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, 20 रंगी कपड़े पहने हैं कभी? 20 रंगी कपड़े, अच्छा बनवा के ज़रा एक बार पहन के देखना 20 रंगी कपड़े। तो रंजक होते हैं क्रोमोफोर केवल, ऑक्सोक्रोम केवल। सी नंबर ए और बी दोनों के दोनों टिक लगा दो। रंजक जो होते हैं क्रोमोफोर भी होते हैं और ऑक्सोक्रोम भी होते हैं, पर ऑक्सोक्रोम कम होते हैं, क्रोमोफोर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, निम्नलिखित संरचना में एल्जरीन रंजक कौन सा है? निम्नलिखित संरचना में एलिजरीन रंजक कौन सा है? तो बी पे आप टिक लगा दो, ये जो है वो एलिजरीन रंजक होता है। ठीक है, बी पे टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्न में से कौन एक क्रोमोफोर है? क्रोमोफोर मतलब जो रंग प्रदान करता है, नाइट्रो कंपाउंड जो होता है ना, ये वाला, ये क्रोमोफोर होता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, निम्न में कौन सा ऑक्सोक्रोम है? ये वाला जो है ऑक्सोक्रोम है, ये रंग को गहरा करता है ऑक्सोक्रोम। चलिए 39 देखते हैं, मेलाकाइट ग्रीन ... कंडेंसेशन द्वारा प्राप्त होता है। तो ये तुम देख रहे हो एसिटल्डिहाइड नहीं है इसका नाम, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। और इसका नाम ज़रा मुझे बताना, क्या नाम होगा इसका? आज बता दो, तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। बताओ, आज देखता हूँ आज कौन कौन बताएगा। तो इसका नाम है डाईमेथिल एनिलीन। क्या नाम है इसका? डाईमेथिल एनिलीन। जब ये आपस में कंडेसाइड होते हैं, ऐसा बोल दो, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो मेलाकाइट ग्रीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए 40 देखते हैं, जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड। ये मैंने बता दिया आपको, हर साल एग्जाम पेपर में ये फंसता ज़रूर है। जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड ट्राई एथिल एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है, हार्ड प्लास्टिक बनाने के काम में आता है। यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, ट्राई एथिल एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज़ अ राइट ऑप्शन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अरे यार, जैसे टर्पिन की एक लक आइसोप्रीन होता है, वैसी प्राकृतिक रबड़ का भी एक लक जो होता है वो आइसोप्रीन होता है। समझ में आई बात? अरे यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा 42 देखो, नाइलॉन 66 से प्राप्त होता है एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये राइट ऑप्शन है, एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे टीचर लोग हमसे पूछते थे नाइलॉन 66 क्यों कहा जाता है, 66 क्यों लगाया गया? क्योंकि यार जो इसके एक लक होते हैं ना, एडीपी अम्ल, इसमें भी कार्बन एटम की संख्या 6 होती है
और जो ये हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है, इसमें भी कार्बन एटम की संख्या 6 होती है, जिसकी वजह से नाइलॉन 66 इसको बोल दिया गया। समझ गए? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। आप बोलोगे सर ये जो बेकेलाइट है ना, ये एक थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी इसको कहा जाता है। थर्मोसेटिंग बहुलक भी होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बेकेलाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 44, निम्न में से किसका उपयोग रेखिक सिलिकॉन के निर्माण में किया जाता है। ये जो तुम बी नंबर देख रहे हो ना, R2SiOH का होल ट्वाइस, इसी का जो यूज़ होता है वो सिलिकॉन के निर्माण में किया जाता है ऑलवेज, यानी कि लीनियर सिलिकॉन्स के निर्माण में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक रबड़ है। सिंथेटिक मतलब प्राकृतिक रबड़ नहीं है जो कि पेड़ पौधों से बनती है। ये सिंथेटिक रबड़ मतलब जो हमारे द्वारा बनाई जाती है। SBR, ब्यूनास, ये सब रबड़ें, यानी कि ये जो नियोप्रीन देख रहे हो ना आप, नियोप्रीन, ये जो होती है ये सिंथेटिक रबड़ होती है। याद कर लो ठीक से, नियोप्रीन क्या है, हमारी एक सिंथेटिक रबड़ है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, होमोपोलीमर का एक उदाहरण है। होमोपोलीमर तो यार जो ये होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N अणु, जब आप गर्म करते हो यानी कि बहुलीकरण करते हो, उसका योगात्मक पॉलीमेराइजेशन करते हो, तो तुरंत आपका पॉलीथीन बन जाएगा। यहाँ पे जो है ना पॉलीथीन इज़ अ राइट ऑप्शन। ये तुम देख रहे हो ना पॉलीथीन यही क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों 47। बस 50 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने आज। निम्न में से कौन सी विधि प्रोटीन के परीक्षण की विधि है। तो दोनों की दोनों, ब्यूरेट परीक्षण भी और निन हाइड्रीन परीक्षण भी, यानी कि सी पे टिक लगा दो, ए और बी दोनों इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो 48, सिलिकॉन का गलनांक होता है, तो सी नंबर होता है ये 1410 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन का जो गलनांक होता है वो 1410 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। कार्बन भी 1 अनुपात में होता है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में होता है और ऑक्सीजन भी 1 अनुपात में होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला CxH2O का होल Y होता है, ये वाला ये, या एक फॉर्मूला ये भी आता है इसका रियलिटी में, CH2O का होल N भी आता है। ठीक है, जैसे C6H12O6 हो गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज सबके फॉर्मूले सेम होते हैं। सुक्रोज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा C12H22O11। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या चेंज है, समझ गए। तो कुछ के लिए नीचे वाला फॉर्मूला आता है, कुछ के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला आता है, ये सब आपको पता है। अब अनुपात जो होता है ना वो सेम रहता है इसका, 1:2:1। ध्यान देना इस चीज़ में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 का आप बी पे टिक लगा दो, 1:2:1। ओके, चलिए 50 देखते हैं। अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज में असमित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 5। तो इस तरह से मैंने जो है कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं यहाँ पर, टोटल जो है मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सोल्व करना, याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।